बरसों पुराना हरिंगर अब भी अपने सन्नाटे में छुपे राजों को संभाल कर बैठा था। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और फिजा में गीली मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। उसी माहौल में हरिंगर के पुराने स्कूल की दीवारें भीगी हुई थी, लेकिन उस दिन कुछ और भीग गया था। एक अधजली डायरी। स्कूल की सफाई के दौरान कबाड़ वाले कमरे में एक लोहे की अलमारी टूटी और उसके अंदर एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। किसी ने उसे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन सारे पन्ने राख नहीं हुए थे। जो पन्ने बचे थे उनमें कुछ अजीब सी बातें लिखी थी। मैं जानता हूं जो हुआ था। मैंने देखा था, पर चुप रहा। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि सच बाहर आए। नीचे राकेश सर के दस्तखत थे। हरिंगर थाने में जब ये डायरी पहुंची तो इंस्पेक्टर गोपाल ने उसे पढ़ते ही अपने पुराने सीनियर डिटेक्टिव भानु बंसल को फोन किया। भानु बंसल, उम्र 58, अब केस नहीं लेते थे। रिटायरमेंट के बाद गांव में शांति से रहते थे, लेकिन जब उन्होंने डायरी के कुछ पन्ने पढ़े तो उनका माथा ठनका। ये नाम, ये तो वही राकेश सर है न जो स्कूल के प्रिंसिपल थे। भानु ने पूछा। जी सर, गोपाल ने कहा, लेकिन ये डायरी स्कूल के स्टाफ रूम के पीछे जली हालत में मिली है। किसी ने छुपा कर रखी थी। भानु की आंखों में पुराने दिन घूमने लगे। वो खुद भी उस स्कूल में पढ़े थे। उन्हें याद आया, प्रिंसिपल राकेश शर्मा, जो बाहर से सख्त दिखते थे, लेकिन उनके स्कूल में कुछ चीजें हमेशा अजीब लगती थी। किसी ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन बच्चों की आंखों में डर होता था। अगले दिन राकेश शर्मा की लाश उनके ही घर में मिली, जली हुई हालत में। पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या कहा, लेकिन जब भानु ने उनके घर की जांच की तो उन्हें एक पुराना लिफाफा मिला जिसमें सिर्फ 2 शब्द थे, कर्म लौटते हैं। भानु ने ध्यान से देखा। लिफाफा भीग चुका था, लेकिन हाथ की लिखाई पहचानी जा सकती थी। बहुत साफ सुथरी, लेकिन उसमें एक कंपी थी, जैसे लिखते वक्त हाथ कांप रहा हो। कुछ तो था इस डायरी और मौत के बीच। डायरी का पहला पन्ना राकेश शर्मा ने लिखा था, लेकिन बाद के कुछ हिस्से किसी और के हाथ से लिखे गए थे। मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दो। जो हुआ उसकी सजा सबको मिलेगी। सिर्फ वो नहीं जो किया, वो भी जिन्होंने चुप्पी साधी थी। भानु बंसल को यकीन हो चला कि ये मामला एक सीरियल रिवेंज का है और अगला नंबर शायद किसी और का हो, किसी और जो उस वक्त स्कूल में था। उन्होंने पुराने स्कूल स्टाफ और छात्रों की लिस्ट निकाली। कुछ अब भी हरिंगर में थे, कुछ शहरों में बस चुके थे। इसी बीच स्कूल की पुरानी नर्स माया दीदी, जो अब 70 की थी, गायब हो गई। उनके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तेरा भी हिसाब बाकी है। भानु बंसल ने अपनी टोपी पहनी, हाथ में छड़ी ली और खुद से कहा, अगर ये सच में हिसाब की घड़ी है तो पता करना होगा। आखिर किसका गुनाह था और कौन अब न्याय कर रहा है? बारिश तेज हो गई थी, अंधेरा घना था, लेकिन अब खेल शुरू हो चुका था। रात का अंधेरा धीरे धीरे हरिंगर को अपनी चादर में समेट रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन डिटेक्टिव भानु बंसल के दिल में तूफान मचा हुआ था। राकेश शर्मा की मौत के बाद अब माया दीदी का गायब हो जाना और दीवार पर खून से लिखा संदेश, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता था। भानु ने अपने पुराने केस फाइल्स निकाले। राकेश शर्मा के जमाने के स्कूल स्टाफ और बच्चों की जानकारी ढूंढना शुरू किया। उन्हें एक पुराना स्कूल फोटो मिला, साल 1994। उसमें राकेश शर्मा के साथ कई टीचर और छात्र खड़े थे। तस्वीर के कोने में माया दीदी मुस्कुरा रही थी।
उनके पास एक लड़का खड़ा था, चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ। भानु की नजर उस लड़के पर अटक गई। उन्होंने तस्वीर को जूम करके देखा। नाम की पट्टी पर लिखा था अमित। अमित? कौन था ये बच्चा? अब कहाँ है? भानु ने थाने के रिकॉर्ड्स खंगाले। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पता चला, अमित मल्होत्रा स्कूल का होनहार छात्र था, लेकिन अचानक 1995 में स्कूल छोड़ दिया। कारण किसी को नहीं पता था। परिवार भी कुछ दिन बाद शहर छोड़कर चला गया था। इसी दौरान एक और खबर आई। स्कूल का एक और पूर्व शिक्षक योगेश त्रिपाठी अपने घर में मृत मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत जहर खाने से हुई थी, लेकिन उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था जिस पर लिखा था, तेरी चुप्पी भी गुनाह थी। भानु अब पूरा ध्यान इस बात पर लगा चुके थे। कोई एक एक करके उन सबको मार रहा था जो किसी पुराने गुनाह में शामिल थे। पर कौन और क्यों? अब उन्होंने तुरंत अमित मल्होत्रा को ढूंढना शुरू किया। काफी कोशिशों के बाद एक सरकारी रिकॉर्ड से पता चला कि अमित अब दिल्ली में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर है। नाम बदल चुका था, अब आकाश मित्तल के नाम से काम करता है। भानु बिना वक्त गवाए दिल्ली पहुंचे। एक छोटे से क्लिनिक में वो अमित, अब आकाश, से मिले। क्या आप पहले हरिंगर स्कूल में पढ़ते थे? भानु ने सीधे पूछा। आकाश का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, जी, बहुत साल पहले। आपने स्कूल छोड़ दिया था अचानक? कोई वजह? आकाश ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, मैं अब उस बारे में बात नहीं करता, पर आपको बात करनी पड़ेगी। भानु ने कहा, क्योंकि लोग मर रहे हैं। राकेश शर्मा, योगेश त्रिपाठी और अब माया दीदी लापता है। आकाश की आंखों में डर और गुस्सा दोनों एक साथ झलकने लगे। उसने धीरे से कहा, तो आखिरकार सब शुरू हो ही गया। भानु चौंके। क्या मतलब? जो उन्होंने किया था उसका हिसाब तो होना ही था। वो सब लोग गुनहगार थे, सिर्फ वो नहीं जिन्होंने किया, वो भी जिन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। भानु अब समझ चुके थे कि अमित या अब आकाश सब कुछ जानता है, पर वो कातिल है या नहीं, ये अब भी साफ नहीं था। क्या तुम ये सब कर रहे हो, आकाश? भानु ने पूछा, एकदम सीधी नजर से। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं होता तो क्या आप अब तक जिंदा होते? भानु सन्न रह गए। वो जान चुके थे आकाश सच जानता है, पर शायद वो सिर्फ मोहरा है। असली खिलाड़ी कोई और है। उसी रात हरिंगर के स्कूल के पुराने स्टोर रूम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन वहां से एक और अधजला खत मिला। उस खत पर लिखा था, जिन्होंने आंख मूंदी अब उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद होंगी। आखिरी परत अभी बाकी है। और नीचे लिखा था, तीसरा गुनहगार पंकज जी, लाइब्रेरियन। भानु ने तुरंत पंकज के घर जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, दरवाजा खुला पड़ा था। कमरे में एक कुर्सी थी, उस पर एक आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ, शरीर ठंडा। पंकज मारा जा चुका था। पास में एक पुरानी किताब पड़ी थी, शांत बच्चे, जिसमें एक पेज पर खून से लिखा था, तूने हमारी आवाजें दफन की थी, अब तुझे भी दफन किया गया। भानु का सर घूमने लगा। एक अनदेखा दुश्मन जो अंधेरे में है, एक एक करके उन लोगों को मिटा रहा है जो कभी किसी जुर्म में शामिल थे। पर यह सिर्फ बदला नहीं था, ये एक बहुत सुनियोजित न्याय था। और फिर मोबाइल पर एक मैसेज आया, अब अगला नंबर तेरा है, क्योंकि तू भी जानता था। भानु का हाथ कांप गया।
अब वो सिर्फ केस सुलझा नहीं रहे थे, अब वो खुद उस लिस्ट में थे। भानु बंसल का दिमाग अब तेजी से चल रहा था। वो जानते थे कि अगर अगला निशाना वो है तो वक्त बहुत कम है, लेकिन डर उनके अंदर नहीं था, बल्कि एक जिद थी, सच जानने की। रात के 3 बजे थे। हरिंगर की गलियां और भी सन्नाटी में डूब गई थी। भानु ने अपनी स्टडी टेबल पर पुरानी फाइल्स फैलाई और फिर से 1994 के स्कूल स्टाफ और छात्रों की सूची देखनी शुरू की। पंकज की मौत के बाद एक पैटर्न बनने लगा था। ये हत्याएं केवल उन्हीं पर हो रही थी जो उस एक खास साल से जुड़े थे। उन्होंने एक नाम पर गोल घेरा लगाया, कविता श्रीवास्तव। वो उस साल की क्लास टीचर थी और उनके खिलाफ कुछ बच्चों ने शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो शिकायतें कभी सामने नहीं आई। सुबह होते ही भानु कविता के घर पहुंचे। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला, जो अब चलने फिरने में लाचार सी दिख रही थी, पर उसकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था। आप भानु बंसल है ना? जी। और आप कविता श्रीवास्तव? थी। अब कुछ नहीं बचा, वो बुदबुदाई। भानु ने सीधा सवाल किया, आप जानते हैं कि लोग मारे जा रहे हैं? राकेश शर्मा, योगेश त्रिपाठी, पंकज, और अब आप अगली हैं। कविता कांपने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया था। बस चुप रही थी। चुप रहना ही सबसे बड़ा गुनाह था, भानु ने कहा। कविता ने रोते हुए बताया, अमित, वो बच्चा, उसके साथ कुछ हुआ था। उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा था अगर मैंने मुंह खोला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और मुझे डर लग रहा था। मैं चुप रही। और अब कोई है जो तुम्हारी चुप्पी का हिसाब ले रहा है। क्या तुम्हें कोई धमकी मिली? भानु ने पूछा। कविता ने अलमारी से एक लिफाफा निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब बच्चों की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती तो वो चीखें भूत बन जाती है। भानु ने चिट्ठी हाथ में ली और उस पर लिखी हैंडराइटिंग को गौर से देखा। वही सधी हुई पर कांपती हुई लिखावट। उन्होंने नोट किया कि हर चिट्ठी में कुछ न कुछ किताबों या शिक्षा से जुड़ा जिक्र होता है। वो वापस अपने घर पहुंचे और पूरी डायरी को फिर से ध्यान से पढ़ा। एक लाइन थी जिसमें अमित या शायद कोई और ने लिखा था, उन्होंने मुझे किताबों में बंद कर दिया। मुझे पढ़ने का शौक था, अब वो किताबें मेरी गवाह हैं। भानु ने हरिंगर के उस पुराने स्कूल की लाइब्रेरी का रुख किया। स्कूल अब बंद हो चुका था, लेकिन उसकी इमारत अब भी खड़ी थी। वो गार्ड को कुछ रुपए देकर अंदर गए। लाइब्रेरी अब भी धूल से भरी थी, लेकिन किताबें जस की तस थी। भानु ने शांत बच्चे नाम की किताब को फिर से निकाला। उसी में पहले पंकज की मौत के पास मिला संदेश था। उन्होंने किताबों की अलमारियां खंगालनी शुरू की। फिर एक किताब मिली, पढ़ने का शौक। उसका एक पन्ना मोटा था, जैसे कुछ चिपका हो। भानु ने उस पन्ने को खोला तो उसमें एक पुराना फोटो मिला। एक बच्चा बैठा है, उसके हाथ में किताब है और पीठ पर पट्टियां बंधी है, जैसे किसी ने उसे पीटा हो। पीछे लिखा था, उन्होंने कहा पढ़ाई में कमजोर हूं, पर सजा इतनी कि रूह कांप जाए। भानु के रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं थी, ये आत्मा की चीख थी। तभी फोन बजा। कविता श्रीवास्तव मर चुकी है, गोपाल ने कहा। गला घोंटा गया। दीवार पर खून से लिखा था, गवाह भी दोषी होता है। भानु सन्न हो गए। उनकी सांसें भारी हो गई। अब तक 4 लोग मारे जा चुके थे। हर हत्या एक मैसेज छोड़ रही थी।
हर मैसेज में एक नया इशारा था। लेकिन फिर अचानक डायरी के एक पन्ने में उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक कोड, अजीब तरीके से बने हुए अक्षर, जैसे किसी पुराने ताले का पासवर्ड हो। D4K3। भानु समझ नहीं पाए, पर उन्हें लगा ये स्कूल की किसी चीज का कोड हो सकता है। वो वापस स्कूल गए। स्टोर रूम में एक पुरानी लोहे की अलमारी मिली, जिस पर एक पुराना डायल लॉक था। D4K3। उन्होंने धीरे धीरे नंबर्स घुमाए। टिक टिक क्लिक। ताला खुल गया। अंदर एक पुरानी फाइल थी। पीली पड़ चुकी फाइल में स्कूल के पुराने डिसिप्लिन केस दर्ज थे, और उसी में सबसे आखिरी पेज पर लिखा था, केस ID 27, अमित मल्होत्रा, फर्जी चोरी का इल्जाम। क्लासरूम में बंद करके छड़ी से 50 बार मारा गया। किसी ने नहीं रोका। फाइल के आखिरी पन्ने पर खून से एक और लाइन लिखी थी, अब सिर्फ एक बचा है जिसने सब देखा, फिर भी सबसे ज्यादा झूठ बोला। नीचे लिखा था, हेड बॉय अनिल सिन्हा। भानु को झटका लगा। अनिल सिन्हा उनका बचपन का दोस्त था, और उस साल स्कूल का हेड बॉय भी। अब खेल बहुत पर्सनल हो चुका था। हरिंगर की हवा इन दिनों कुछ अलग सी थी, जैसे हर कोने में कोई पुराना गुनाह सांस ले रहा हो। लोग कम बोलते थे, लेकिन डर उनकी आंखों में साफ दिखता था। भानु बंसल अब सीधा अनिल सिन्हा के घर पहुंचे। अनिल अब एक सरकारी ऑफिस में बड़ा अफसर था। सजीसवरी कोठी, लकड़ी के भारी फर्नीचर और दीवारों पर ढेरों सर्टिफिकेट, एकदम परफेक्ट जिंदगी जैसी दिखने वाली चीजें। दरवाजा अनिल ने खुद खोला। भानु को देखते ही मुस्कराया। अरे भानु, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? भानु ने मुस्कुराहट का जवाब नहीं दिया। वो सीधे बोले, हमें बात करनी है, पुरानी बातें। अनिल थोड़ा ठिठका, फिर बोला, आओ अंदर आओ। ड्राइंग रूम में दोनों बैठे। भानु ने एकदम सीधा सवाल पूछा, तुझे अमित मल्होत्रा याद है? अनिल का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर संभल कर बोला, हां, कुछ कुछ। क्यों? वो बच्चा जिसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था, जिसे सबने मार खिला दी थी, और तुम हेड बॉय थे उस वक्त। तुमने भी गवाही दी थी कि हां, उसने चोरी की थी। अनिल ने धीरे से गिलास रखा और कहा, वो पुरानी बात है, हम सब बच्चे थे, मुझे ठीक से याद भी नहीं। भानु ने जेब से वो फाइल निकाली जिसमें अनिल की गवाही का जिक्र था। झूठ मत बोल अनिल, तूने सब कुछ देखा था, सच्चाई जानता था, लेकिन तुझे अपनी पोजीशन चाहिए थी। तूने झूठी गवाही दी। अमित की जिंदगी वही खत्म हो गई थी। अनिल अब गुस्से में था। क्यों आए हो यहां? इतने सालों बाद ये सब खोदने का क्या मतलब? लोग भूल चुके हैं, भानु ने कहा, लेकिन कोई है जो भूला नहीं, और वो अब एक एक से हिसाब ले रहा है। तुझे अगला निशाना बनाया गया है। अनिल चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। क्या? क्या वो अमित है? क्या वो अब बदला ले रहा है? भानु ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं। कुछ और भी है, कोई तीसरा खिलाड़ी जो सब कुछ छुप कर रहा है। उसी रात भानु को एक और खत मिला। सच्चाई सबको मालूम थी, पर तुम सबने अपने फायदे के लिए आंखें बंद कर ली। अब वो आंखें हमेशा के लिए बंद की जा रही है। नीचे लिखा था, अगला मोहरा हिलेगा आज रात 8 बजे। भानु तुरंत गोपाल को फोन किया, और दोनों ने फैसला किया कि अनिल को सुरक्षा दी जाएगी। पुलिस उसके घर के बाहर तैनात कर दी गई। रात 8 बजे सबकी नजरें अनिल के घर पर थी। अंदर CCTV लगा दिया गया था।
बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन ठीक 8 बजकर 10 मिनट पर बिजली चली गई। 3 मिनट की अंधेरी रात के बाद जब जनरेटर चला तो सबका चेहरा सफेद पड़ गया। अनिल कुर्सी पर नहीं था, कमरे में खून था, दीवार पर लिखा था, झूठ की नींव पर खड़ी इमारत देर तक नहीं टिकती। भानु अंदर भागे। खिड़की टूटी हुई थी। बाहर का गार्ड बेहोश पड़ा था। पास ही झाड़ियों में अनिल की लाश मिली। गले में रस्सी बंधी हुई थी, आंखें खुली हुई, जैसे आखिरी वक्त तक वो पछता रहा हो। भानु अब थकने नहीं वाले थे। उन्होंने गोपाल से कहा, मुझे अमित से फिर बात करनी है। अगली सुबह दिल्ली के उस काउंसलिंग सेंटर पर वो फिर पहुंचे। अमित या आकाश अब पहले से ज्यादा शांत दिख रहा था, जैसे उसे सब पहले से मालूम हो। क्या तुमने अनिल को मारा? भानु ने पूछा। अगर मैंने मारा होता तो तुम यहां मुझसे बात नहीं कर रहे होते, अमित ने कहा। फिर कौन कर रहा है ये सब? अमित चुप रहा, फिर बोला, मैं सिर्फ जख्मों के साथ जी रहा हूं, उन जख्मों के साथ जो किसी और ने दिए। लेकिन कोई है जो मुझसे भी ज्यादा टूटा है, कोई जो वहां था उसी समय, पर किसी को नजर नहीं आया। कौन? भानु ने पूछा। वो जिसे किसी ने कभी गिना ही नहीं। एक और बच्चा उस क्लास में। भानु की आंखें फैल गई। मतलब एक और बच्चा था जो उस सीन का गवाह था? हां, अमित बोला, पर वो कभी बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका मुंह नहीं था। भानु चौंक गए। क्या मतलब? वो बच्चा बोल नहीं सकता था, गूंगा था, लेकिन उसकी आंखों ने सब देखा। और अब शायद वही आंखें सबसे ज्यादा नफरत से भरी है। भानु को अब एक नई दिशा मिल गई थी। उन्होंने तुरंत स्कूल की पुरानी लिस्ट फिर से निकाली और वही एक नाम चमका, रविदास, क्लास 7, स्पीच डिसेबिलिटी। रविदास, गूंगा बच्चा जो उस क्लास का हिस्सा था। अब तक हर किसी का नाम डायरी में था सिवाय रवि के। शायद वो गुमनाम गवाह अब मौत का साया बन चुका है। भानु ने खुद से कहा, अब खेल अपने आखिरी मोड़ पर है। और तभी उनके फोन पर एक वीडियो आया, एक पुरानी क्लासरूम जिसमें एक मासूम बच्चा पिट रहा था। बाकी सब खामोश थे। वीडियो के नीचे लिखा था, अभी तो औरों का हिसाब बाकी है, तुम्हारा भी। हरिंगर में अब खौफ खुलकर बोलने लगा था। पुलिस, प्रेस और जनता, सब में एक ही सवाल था, कौन है ये कातिल और क्यों सालों पुरानी राख से आग फिर भड़क उठी? भानु बंसल अब पूरी तरह इसी केस में डूब चुके थे। वो जानते थे कि अब मामला सिर्फ कानून या बदले का नहीं रहा, अब ये किसी आत्मा की तड़प बन चुका था। रविदास, वही नाम जो सभी दस्तावेजों में सिर्फ एक पंक्ति बनकर रह गया था। स्पीच डिसेबिलिटी, गूंगा लड़का। न कोई शिकायत, न कोई बयान। कोई उसके बचपन का साथी नहीं था, कोई उसे याद नहीं करता था। भानु ने सबसे पहले पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स खंगाले। रवि का पता पुराने एडमिशन फॉर्म में मिला, शिवकुंज बस्ती, वार्ड नंबर 12, हरिंगर। वो बस्ती शहर के एकदम कोने में थी। संकरी गलियां, टूटी छतें और हर घर में एक दबी हुई कहानी। भानु जब वहां पहुंचे तो लोगों ने पहले अनजान सा चेहरा बनाया। रविदास, एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, अरे साहब, वो तो बहुत साल पहले पागल हो गया था। अकेले ही बात करता रहता था, दीवारों से, किताबों से। अब कहाँ है वो? कहाँ होगा? कभी कभी रात को पुराने स्कूल के पीछे देखा है उसे, पर अब डर लगता है उधर जाना। भानु के चेहरे पर शिकन आ गई। वो उसी रात स्कूल के पीछे पहुंचे, जहां एक टूटा हुआ वॉचमैन रूम था,
जो अब किसी कब्र की तरह सुनसान पड़ा था। रात के करीब 2:30 बजे चांदनी धुंध में लिपटी हुई थी। भानु ने दीवारों पर टॉर्च मारी और वहां देखा काले कोयले से बने चित्र, बच्चों की शक्लें, उनके मुंह पर पट्टी और नीचे लिखा एक शब्द, चुप। एक कोना था जहां किताबें बिखरी थी। वो पुरानी थी, फटी हुई, लेकिन हर किताब के पहले पन्ने पर एक ही चीज लिखी थी, मुझे याद है। तभी अंदर हल्की सी आहट हुई। भानु तुरंत मुड़े। सामने एक झुकी हुई परछाई थी, दुबली-पतली, बाल बिखरे, आंखें लाल, हाथ में किताब। भानु ने धीरे से कहा, रवि, पर वो कुछ नहीं बोला, बस किताब को छाती से लगाकर खड़ा रहा। भानु ने आगे कदम बढ़ाए। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम क्या महसूस करते हो। रवि ने दीवार की ओर इशारा किया, जहां लिखा था। मैंने सब देखा, सब सुना, पर मैं बोल नहीं पाया, इसलिए अब मेरी आवाज डर बनकर गूंजेगी। भानु समझ गई कि रवि किसी मानसिक संतुलन में नहीं है, पर उसका गुस्सा, उसका दर्द, सब असली था। रवि, अगर तुम यही करते रहे तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे जिन्होंने तुम्हें चुप रखा। रवि ने अपनी किताब से एक पन्ना निकाला और भानु को दिया। उस पर एक नाम था, सरिता बिष्ट। कौन है ये? भानु ने पूछा। रवि ने धीरे से जमीन पर उंगलियों से कुछ लिखा। वो जानती थी सब, लेकिन डर के मारे स्कूल छोड़ दिया। भानु अब सीधा सरिता बिष्ट के पीछे पड़ गए। पता चला कि वो अब नैनीताल में एक छोटे से स्कूल में लाइब्रेरियन है। भानु अगली सुबह ही वहां पहुंचे। सरिता पहले तो घबराई, लेकिन जब भानु ने रवि की तस्वीर दिखाई तो उसकी आंखों में पानी भर आया। मैं उसे कैसे भूल सकती हूं? सरिता बोली। वो बच्चा कभी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आप जानती थी कि अमित के साथ क्या हुआ? सरिता ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने देखा था। मैं क्लासरूम की खिड़की के पास थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। मुझे डर लग रहा था। किससे? प्रिंसिपल से और उन लोगों से जो सबके लिए आदर्श बने हुए थे, पर अंदर से जानवर थे। आपके पास कोई सबूत है? हाँ। सरिता ने अपनी बुकशेल्फ से एक पुराना वीडियो टेप निकाला। ये मैंने चुपचाप रिकॉर्ड किया था। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज थी, लेकिन डर के मारे मैंने कभी किसी को नहीं दी। भानु के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने वही वीडियो दिल्ली के साइबर लैब में डलवाया, और जब फुटेज स्क्रीन पर चला तो सब कुछ साफ हो गया। प्रिंसिपल, 2 टीचर और अनिल अमित को घसीटकर कमरे में ले जा रहे थे। उसके बाद का दृश्य भयावह था। और एक कोना जहां रवि बैठा था, चुपचाप, सहमा हुआ, पर उसकी आंखें सब रिकॉर्ड कर रही थी। भानु अब जान चुके थे, ये सिर्फ रवि की लड़ाई नहीं थी। ये उन सभी बच्चों की सिसकियों की आवाज थी जो उस स्कूल में हमेशा के लिए गूंगी कर दी गई। अगली सुबह भानु हरिंगर लौटा। रवि गायब था। उसकी छतरी, उसकी किताबें, सब वही थी, लेकिन वो खुद जैसे मिट गया था। शहर में एक अफवाह उड़ चुकी थी। रात को स्कूल के पीछे एक साया दिखता है, जो हर उस इंसान के पीछे जाता है जिसने कभी बच्चों को चुप कराया। और उसी रात भानु के घर एक लिफाफा पहुंचा। अंदर एक किताब थी, सच की सजा। पन्ने के बीच एक फोटो जिसमें खुद भानु थे, 1994 की स्कूल असेंबली में, हंसते हुए। नीचे लिखा था, तुम भी वहां थे, सब देख रहे थे, पर तुमने भी कुछ नहीं कहा। अब भानु खुद कटघरे में थे। भानु बंसल पूरी रात सो नहीं सके। तस्वीर उनके सामने थी,
खुद की हंसती हुई शक्ल, पीछे वही पुरानी स्कूल की असेंबली जहां शायद सब कुछ शुरू हुआ था। नीचे लिखा था, तुम भी वहां थे, सब देख रहे थे, पर तुमने भी कुछ नहीं कहा। ये एक झटका था, एक ऐसा सच जो उन्होंने खुद से भी छुपा रखा था। हां, वो वहां थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखें फेर ली थी। उन्हें याद था, एक छोटा सा लड़का हॉल से चुपचाप बाहर निकाला गया था। कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। भानु को लगा जैसे जमीन उनके नीचे से खिसक गई हो। अगले दिन उन्होंने खुद को बंद कर लिया। दरवाजा बंद, फोन बंद, सब कुछ बंद, और सामने रखी वही किताब, सच की सजा। पन्ना दर पन्ना वो पढ़ते गए। हर नाम, हर घटना, हर गुनाह, सब कुछ एक एक करके लिखा था। और आखिरी पन्ने पर एक वाक्य, सच को जिंदा रखने के लिए किसी को मरना नहीं पड़ता, सिर्फ बोलना पड़ता है। इसी बीच शहर में एक और मौत की खबर आई। स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। चेहरा कुचला हुआ, पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन जेब में वही किताब मिली, सच की सजा। अब भानु समझ चुके थे, ये हत्याएं कोई सीरियल किलिंग नहीं थी, ये सुनियोजित संदेश थे। हर मरा हुआ इंसान वही था जो उस दिन चुप था या झूठ में शामिल था। पर सबसे बड़ा सवाल अब सामने था, रवि कहाँ है? क्या वो अब भी जिंदा है? भानु ने स्कूल में एक बार फिर जाने का फैसला किया। रात के करीब 12:30 बजे वो अकेले स्कूल की इमारत में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर अब कुछ नया था। हर दीवार पर बच्चों के चेहरे थे, कोयले से बने। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई रो रहा था, कोई डरा हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने धीमे से कहा, तुम आ ही गए। भानु मुड़े। अंधेरे में रवि खड़ा था, वही दुबली काया, वही चुप निगाहें। भानु बोले, रवि, मुझे माफ कर दो, मैं भी उस दिन चुप था, मैं भी दोषी हूं। रवि कुछ नहीं बोला, बस एक किताब उनके हाथ में दी, वही सच की सजा, लेकिन ये नई थी। उसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, भानु बंसल। भानु की आंखों में आंसू थे। क्या अब मेरी भी सजा तय हो चुकी है? रवि ने सिर झुकाया, फिर धीरे से पीछे हटकर इशारा किया, एक पुरानी क्लासरूम की ओर। भानु वहां पहुंचे। अंदर कुछ कुर्सियां थी, एक ब्लैक बोर्ड और सामने एक कैमरा। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अगर तुम बोल सको तो बोलो, अगर डर में जियो तो मर ही जाओ। कैमरा ऑन हो गया, रेड लाइट जल उठी। भानु समझ गए, अब वक्त है सच कहने का। उन्होंने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, मेरा नाम भानु बंसल है, मैं 58 साल का हूं, और मैं उस दिन का गवाह हूं जब एक मासूम बच्चे को झूठे इल्जाम में फंसाया गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं डर गया था। अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, सबका ख्याल रखा, लेकिन उस बच्चे का नहीं, अमित का नहीं, रवि का नहीं, उस सच्चाई का नहीं जो उस दिन मर गई थी। मैं चाहता हूं कि यह रिकॉर्ड हो, ताकि लोग जाने कि सच बोलने में देर हो सकती है, पर वो जरूरी है। मैं जानता हूं कि माफी से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन शायद किसी और को हिम्मत मिले। वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। अगले दिन हरिंगर की गलियों में सिर्फ एक बात थी, भानु बंसल ने सब कह दिया। स्कूल के खिलाफ केस दोबारा खुला, पुरानी फाइलें निकाली गई, मृतकों की असली कहानी लोगों तक पहुंची। रवि फिर कभी नहीं दिखा, पर स्कूल की दीवारों पर हर रोज कोई न कोई बच्चा अब कोयले से लिखता है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा।
और स्कूल का नाम भी अब बदल दिया गया, सत्यदीप विद्यालय, जहां अब दीवारें बोलती हैं और बच्चे डरते नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी हैं तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।